करेक्शन ऑफ एरर्स या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये सबसे आसान और सबसे मुश्किल टॉपिक। आसान क्यों है? जिसको जर्नल एंट्रीज आती हैं उनके लिए तो है आसान, ईआरसी की जर्नल एंट्रीज, और जिसको नहीं आती उसके लिए मुश्किल है, उसके लिए तो फिर ये ऐसे होना ही नहीं ना। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से पहले आपको कुछ जर्नल एंट्रीज में लिखवा देता हूं कि जो आप थोड़ी बहुत भूल चुके होंगे, और फिर उसके बाद कुछ एंट्रीज आपको आती भी हैं। तो कुछ जर्नल एंट्रीज तो आपको बेसिक पता होनी चाहिए, जैसे कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। अगर मैं इसकी एंट्री पास करूं तो क्या होती है? कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। फिर अगर हम बात करें बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड की क्या एंट्री होती है? कैश डेबिट, बैड डेट्स क्रेडिट। ये बैड डेट्स क्रेडिट होने के दो मतलब होते हैं, या एक्सपेंस में से माइनस करना है या इनकम में ऐड करना है। उसके बाद है इंक्रीज इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स, या इसे क्या बोलते हैं? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। हाँ जी, अगर प्रोविजन बढ़ाओ तो क्या एंट्री होती है? प्रोविजन बढ़ाओ तो बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स। ये एंट्रीज किसकी ज्यादा अच्छी होती हैं? जिसका इंट्रो का पेपर पहली अटेम्प्ट में पास नहीं होता, क्योंकि जिसका पहली अटेम्प्ट में पास हो जाए तो उसकी एंट्रीज बहुत वीक होती हैं। इसलिए क्या दुआ करनी चाहिए कि पहली अटेम्प्ट में ही एंट्रीज याद हो जाए। डिक्रीज इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। क्या एंट्री पास होती है जी? अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट, बैड डेट्स क्रेडिट। फिर उसके बाद हमारे पास एक एंट्री पास होती है, उसकी सिचुएशन बना लेते हैं। एक सेल है मेरे पास ₹50,000 की ऑन क्रेडिट एंड 10% डिस्काउंट ऑफर ऑन अर्ली पेमेंट। हाँ जी, सवाल ये है 50,000 की अगर सेल हुई है और 10% डिस्काउंट ऑफर किया है अर्ली पेमेंट के ऊपर, तो सेल की क्या एंट्री पास हो? कैश डेबिट। अच्छा, मुझे पहले ये बताएं, जो कह रहे हैं कैश डेबिट, वो ये लफ्ज नहीं पढ़ रहे, ऑन क्रेडिट है। हाँ जी, अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स किस अमाउंट से? अब सुने सुने सुने, आपने ये ट्रांजैक्शन देख के एक और लफ्ज की तलाश करनी है। वो लफ्ज क्या है? कि एक्सपेक्टेड है कि वो डिस्काउंट अवेल कर लेगा, या एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो डिस्काउंट अवेल करेगा। अगर एक्सपेक्टेड है कि वो डिस्काउंट अवेल कर लेगा तो रिड्यूस अमाउंट से एंट्री पास करनी है, और अगर एक्सपेक्टेड नहीं है तो फुल अमाउंट से एंट्री पास। पेपर में ये एंट्रीज मैं आपको पूरी पूरी दिखाऊंगा, जो आई कैप ने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में से सवाल देता है एज इट इज। आपको कैफ के FR1 के पेपर में आपकी PRC के जो आपकी बुक है, आपने जो सवाल पढ़े हुए हैं उसी में से सवाल आपको मैं दिखाऊंगा। जैसे हमने एक पढ़ा था सेल्स लेजर। सेल्स लेजर किसका नाम है? सेल अकाउंट का या डेटर अकाउंट का?
डेटर अकाउंट का नाम। पेपर में सवाल आ गया था कि जी सेल्स लेजर में गलती की है, तो लोगों ने सेल को ठीक कर दिया, वो तो डेटर को ठीक करना था। ये वाला सवाल भी आया हुआ है, वो कहता है जनाब 50,000 रुपए की सेल की है, उसने 50,000 ही लिख दिया, हालांकि एक्सपेक्टेड था कि वो डिस्काउंट अवेल कर लेगा। ये सवाल भी आया हुआ पेपर। अब इसके बाद जो दो बातें हैं, वो दो बातें ये हैं कि हमने ये पूछना है कि अगर है एक्सपेक्टेड कि डिस्काउंट अवेल कर लेगा, तो एंट्री पास होगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट 45,000 से। और अगर नॉट एक्सपेक्टेड है, अगर के उसको लगता है कि नहीं कोई इरादा नहीं है उसका जल्दी पैसे देने का, तो 50। उसके बाद भी कहानी होती है, मतलब कौन सी, उसने पैसे दे दिए, अब वो पैसे भी क्या उसने अर्ली पेमेंट की या उसने बाद में पेमेंट की। अब इस सिचुएशन में अगर अर्ली पेमेंट होती है, इसके आगे दो केसेस हैं। हाँ जी, उसने वाकई अर्ली पेमेंट कर दी, लगता था पे कर देगा और कर भी दी, तो नॉर्मल एंट्री पास होती है कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 45,000 से। जब वो कहता है एक्सपेक्टेड था और वाकया कर दिया, तो नॉर्मल एंट्री होती है। अब हमें लगता था कि वो पैसे पे कर देगा, लेकिन उसने तो किया ही नहीं, उसने डिस्काउंट अवेल, लेकिन हमने तो डिस्काउंट अवेल वाली एंट्री लिखी हुई है, तो फिर हमारे पास जब कैश आएगा वो तो पूरा 50,000 आएगा, बट हमने जो रिसीवेबल लिखे हुए थे वो तो 45,000 के लिखे हुए थे, और 5,000 क्या करेंगे, रेवेन्यू या डिस्काउंट अलाउड को रिवर्स कर, मेन रेवेन्यू में जाकर ऐड कर देते। फिर इसमें भी दो आगे फर्दर केसेस बनते हैं। हमें लगता था कि वो बंदा पैसे नहीं देगा, बट उसने दे दिए, तो फिर उसने कितने दिए होंगे, 45,000। तो कैश हमारा डेबिट होगा 45,000 से, लेकिन मेरे जो रिसीवेबल खत्म हो गए, रेवेन्यू या डिस्काउंट अलाउड 5। और दूसरा केस, हमें लगता था वो पैसे नहीं देगा और उसने दिए भी नहीं टाइम पे, तो फिर नॉर्मल एंट्री। जब सेम सिचुएशन होती है तो नॉर्मल एंट्री कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 50,000। ये तो वो पुरानी सारी एंट्रीज, मैं इसलिए बता रहा हूं कि पेपर में इसकी हमें जरूरत पड़ सकती है। ठीक होगी बात। उसके बाद अगर हम यही केस परचेजेस में देखते हैं जाके, हाँ जी लिखा गया, हाँ जी लिख लें जितना लिखना है। अच्छा 2-2.5 महीने ना थोड़े से आप बाकी के मामलात को ना एक रजिस्टर रख लो, किसी से बदला बुदला लेना हो या कोई गाली देता है या उसका कोई भी बदले बुदले लेने हैं ना, वो लिखते जाओ, पेपर देके ना फिर सारे बदले बाद में पूरे करेंगे। किसी से मिलना है, किसी से झगड़ना है, किसी से जो भी, तो 2-2.5 महीने पेंडिंग कर दो, ठीक है। इवन कि कभी कभी अगर आपने परेशान होना है, कोई बंदा को सोचना भी अच्छा लगता है, ये भी एक नशा होता है सोचना, तो वो जो सोच है ना उसको भी पेंडिंग कर दो। वो जब भी उस वक्त तो आप वेले होते हो। बस एक बात का ख्याल रखना, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब आप बेड पे चले जाओ मोबाइल आपके पास नहीं होते, अलार्म लगा दो, खत्म। कोई भी किसी भी तरह से मुश्किल है, जो पहले इस्तेमाल करते हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल है, तो नशा है, इसको छोड़ना बिल्कुल वैसे है जैसे नशा छोड़ना है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा करो, या तो मोबाइल दूर रखो अपने से या कुछ भी। जैसे मैंने एक स्टूडेंट को कहा कि मोबाइल बंद कर दिया करो जब पढ़ने लगो, वो कहता सर मैंने मोबाइल बंद तो कर दिया था, तो लेकिन मैं हर थोड़ी देर बाद ऑन करके चेक करता था कि कोई नोटिफिकेशन या व्हाट्सएप या कोई मैसेज मुझसे या कॉल तो नहीं आई।
चले जी परचेज पे चले फिर। एक परचेज का केस देख लेते हैं कि परचेज का केस ये है कि आपने परचेज की सपोज 40,000 की और डिस्काउंट ऑफर हुआ। अच्छा जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो तो माइनस करना ही करना होता है और वो माइनस करके ही लिखते हैं, लेकिन डिस्काउंट ऑफर हुआ 5%। ठीक है, अब फिर वही बात, अगर एक्सपेक्टेड होगा तो क्या एंट्री पास करेंगे और अगर नॉट एक्सपेक्टेड होगा तो क्या एंट्री पास करेंगे। हाँ जी, दोनों में फुल अमाउंट से एंट्री पास करेंगे। दोनों में परचेज के केस में चाहे एक्सपेक्टेड हो चाहे एक्सपेक्टेड ना हो फुल अमाउंट से एंट्री पास करते हैं। ऐसा रुखसाना क्यों करते हैं? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा एसेट्स और इनकम ओवरस्टेट नहीं करते, एक्सपेंस और लायबिलिटीज कैन नेवर बी अंडरस्टेटेड। अगर रिड्यूस करने लगोगे तो वो तो अंडरस्टेटेड कर रहे हो, तो वहां पर क्या लिखा हुआ, कैन नेवर बी अंडरस्टेटेड। ठीक होगी बात। अगर एक्सपेक्टेड है तो हमने एंट्री पास कर दी जी। हाँ, अगर नहीं बताया हुआ तो फिर हम नीचे ना अजम्पशन लिख देते होते कि वी अज्यूम्ड इट इज एक्सपेक्टेड या वी अज्यूम्ड इट इज नॉट एक्सपेक्टेड। हाँ, बेहतर तो यही होता है कि हम ये अज्यूम करें कि हम कर देंगे, लेकिन फिर अगर आपने फुल अमाउंट से एंट्री पास कर दी है तो अब आप लिखोगे फिर नीचे। बट अगर आप 90% आप चांसेस होते हैं कि वो लिखा होता है, क्योंकि वो यही तो हमसे चेक करवाना चाह रहा होता है। तो एक्सपेक्टेड है तो एंट्री पास होगी परचेज अकाउंट डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट 40,000 से। और यहां पर भी सेम एंट्री पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट 40,000 से। और अब अगर वो अर्ली पे कर देगा या हम अर्ली पे कर देंगे तो डिस्काउंट के साथ एंट्री पास करेंगे, और अगर अर्ली पे नहीं करेंगे तो विदाउट। दोनों केसेस में सेम है। अगर आपने अर्ली पे कर दिया चाहे एक्सपेक्टेड था या नहीं था, आपने तो फुल अमाउंट लिखी हुई है, तो फिर पेमेंट के केस में एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट पेबल कर देंगे डेबिट 50,000 से। अगर अर्ली पे कर दी, 50 नहीं 40 है, अगर आपने अर्ली पे कर दिया तो फिर क्या फिर भी 40,000 पे करोगे? फिर कितना पे करेंगे? 30। और परचेज या डिस्काउंट रिसीव्ड 2,000। दोनों केसेस में चाहे एक्सपेक्टेड था या एक्सपेक्टेड नहीं था। और अगर आपने टाइम पे पैसे दिए ही नहीं तो फिर आपको पूरे पूरे पैसे देने पड़ेंगे। अकाउंट पेएबल टू कैश 40,000 से। अब पेपर में मोस्टली एक एंट्री आ जाती है सिर्फ डिस्काउंट की। वो डिस्काउंट की एंट्री क्या होती है? अगर मैं सिंपल डिस्काउंट की एंट्री पास करूं तो डिस्काउंट अलाउ की एंट्री होती है डिस्काउंट अलाउड या रेवेन्यू डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ये सिर्फ डिस्काउंट की एंट्री होती है, डिस्काउंट अलाउड या रेवेन्यू डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। और अगर मैं डिस्काउंट रसीड की एंट्री बताऊं तो अकाउंट पेएबल डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड या परचेज क्रेडिट। ये हमारी एंट्री पास होती है अगर परचेज का सिर्फ डिस्काउंट रिसीव की एंट्री पास करें। उसके बाद हम चलते हैं रेक्टिफिकेशन का सवाल कैसे आता है पेपर में और हमने किस तरह से करना है। 4-5 टाइप्स होती हैं एरर करने की, और उसके अलावा भी एरर हो सकता है क्योंकि गलती कोई भी हो सकती है। मतलब आपने अगर कोई ऐसी एडजस्टमेंट कर दी जो अकाउंटिंग की दुनिया के अंदर है ही नहीं तो फिर एरर ही है। अगर सही एंट्री पास करोगे तो ओके है, नहीं तो फिर एरर है।
अब इसमें सबसे बेसिक गलतियों से शुरू करते हैं, पहले छोटी छोटी गलतियां करेंगे फिर बड़ी गलतियां करेंगे, ठीक है। सबसे पहली गलती वो कहता है परचेज्ड फर्नीचर रुपीज 50,000 debited to purchase account. Purchased furniture rupees 50,000 debited to purchase account. ये सवाल है जी। हाँ जी, को गलती नजर आ रही है? परचेज फर्नीचर रुपीज 50,000 डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, क्या गलती है? जब फर्नीचर खरीदते हैं और फर्नीचर का अगर बिजनेस नहीं है, जिसका बिजनेस हो उसको परचेज कहते हैं, वरना उसके अपने नाम से डेबिट करते हैं। तो इसको सही करने के हम 3 मेथड पढ़ेंगे। पहला मेथड जो कि सबसे ज्यादा मशहूर है कि आप लोगों ने इसके पहले लिखनी है इसकी करेक्ट एंट्री क्या बनती है, इसकी रॉन्ग एंट्री क्या बनेगी, इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी। फर्नीचर परचेज किया है तो क्या एंट्री पास होनी थी? फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट, फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट 50,000। रॉन्ग एंट्री, गलती क्या हुई? डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, परचेज डेबिट। अच्छा, जिसके बारे में नहीं बताया जाएगा उसको हम समझेंगे वो ठीक है। अब करना है रेक्टिफाइंग। अच्छा, वैसे ये तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैं तरीका रेक्टिफाई का इधर ही बताने लगा। अप्रोच कौन सी इस्तेमाल करें? पहले तो जिसको नींद आ रही है ना वो जागे थोड़ी देर के लिए, बस बाद में स्ट्रेस हो जाना, सिर्फ 1.5-2 मिनट के लिए चाहिए। पूरी तरह से झंझोड़ना है अपने दिमाग को। ये जो लिखा हुआ ना करेक्ट एंट्री, इसका मतलब है ये ओरिजिनल एंट्री यही बननी चाहिए थी। रॉन्ग एंट्री गलत कर दिया और रेक्टिफाई एंट्री सही कैसे करना है? पहले देख, हमने यहां से शुरू करना है सवाल। यहां अपने आप से एक सवाल पूछना है, फर्नीचर डेबिट करना था, क्या किया हुआ है? सवाल पूरा क्या है? फर्नीचर डेबिट करना था, क्या किया हुआ है? नहीं तो कर दो, करेक्ट है ना। और अगर करेक्ट नहीं किया हुआ तो वो हम एंट्री पास कर देंगे। और कैसे? जैसे करेक्ट एंट्री पास होनी है, मतलब फर्नीचर को डेबिट कर। डन। अब पहले करेक्ट एंट्री को पूरा करना है, ये एक चीज होगी। अब आ जाओ उसकी दूसरी चीज पे। कैश को क्रेडिट करना था, क्या उसने किया हुआ है? तो इसका मतलब है इसकी गलती है ही। अब टिक कर दिया किया करो ऐसे करके। अच्छा, ये ओके, डन। आपका करेक्ट एंट्री वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ रॉन्ग एंट्री के अंदर। जो रॉन्ग एंट्री के अंदर अनटिक या अनचेक चीज रह गई है उसको रिवर्स कर, रिवर्स कर दो। क्यों? क्योंकि वो गलत है और उसको सही करना है तो क्या करना पड़ेगा? या परचेज को उसने डेबिट कर दिया है, क्या करना था? नहीं करना था, तो फिर इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करते। ये हमारी एंट्री हो जाएगी। ओके, अब ये था, ये सबसे लेंथी तरीका है। करेक्ट एंट्री पास करो, रॉन्ग एंट्री पास करो और उसके बाद रेक्टिफाइंग एंट्री पास। अब मैंने आपको सिखाना है डायरेक्ट तरीका। डायरेक्ट तरीका में याद रखें, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जो लिखा हुआ है। कहता है परचेज फर्नीचर डेबिटेड टू परचेज। हमने सिर्फ ये सोचना है, अच्छा डेबिटेड टू परचेज, डेबिट करना किसको था, हुआ क्या हो? डेबिट करना किसको था और कर किसको दिया? करना था फर्नीचर को, कर दिया परचेज को। अब जिसको करना था उसको कर देंगे डेबिट और जिसको उसने कर दिया उसको कर देंगे क्रेडिट। तो डायरेक्ट ये एंट्री पास कर देंगे। आपको रॉन्ग या करेक्ट एंट्री तब पास करनी है जब आपको ना समझ लग रही हो कि इसमें क्या क्या करना है।
जब आपको पूरी समझ लग जाए कि जिसको डेबिट करना है, या फिर आप डायरेक्ट एंट्री पास करोगे, पेपर में क्या प्रेजेंटेशन होगी वो बाद में देखते हैं, ये आपकी वर्किंग है। ठीक होगी बात। अगला फिर एक सवाल लिखिए, नंबर 2, रिपेयर a machine for rupees 5,000 debited to machine account. Repair a machine of rupees 5,000 debited to machine account. जब हमने मशीन को रिपेयर करवाते हैं तो क्या मशीन अकाउंट डेबिट होता है? क्या डेबिट होता है? रिपेयर ही अकाउंट डेबिट होगा। रिपेयर डेबिट होना था और उसने किसको डेबिट कर दिया? अगली बात ना सोचे क्या क्रेडिट होता है, सिर्फ ये सोचे किया क्या है, होना क्या था। मशीन को रिपेयर को डेबिट करना था, उसने किसको डेबिट कर दिया? अब मशीन को कर दो क्रेडिट, रिपेयर डेबिट, अगली बात इन दोनों एंट्रीज के ऊपर अगर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी गिवन है और डेट ऑफ एरर भी गिवन है, तो अब डेप्रिसिएशन का इफेक्ट भी तो फिर आएगा। आपको गलती कब पता चलती है? ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। ट्रायल बैलेंस बनाने के, ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं आता तो पता चलता है ना कि यार कोई गड़बड़ है। तो अगर गलती का पता हमें चलता है तो अब पता तो चल गया कि हमारी मशीन गलत थी या फर्नीचर का अकाउंट गलत था, तो आपने देखना है अपनी रेक्टिफाइंग एंट्री के अंदर। इसमें देखना है रेक्टिफाइंग एंट्री के अंदर, और उसमें देखना है मेरा कोई नॉन करंट एसेट है। अगर वो डेबिट हो रहा है तो उसकी उतने दिनों की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो, और अगर क्रेडिट हो रहा है तो उतने दिनों की डेप्रिसिएशन रिवर्स कर दो। देखिए इसमें फर्नीचर आपका कम हो रहा है ज्यादा, तो डेप्रिसिएशन कम करोगे ज्यादा कर, क्योंकि उसकी वजह से पहले आपने फर्नीचर को डेबिट नहीं किया था। अगर डेबिट किया होता तो उसने डेप्रिशिएट भी होना। तो अगर 10% डेप्रिसिएशन है और साल के शुरू में एरर हुआ है तो हम यहां पर एक और एंट्री पास करेंगे, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5,000। अगर डेप्रिसिएशन गिवन है तो नॉन करंट एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन का इफेक्ट भी आना है। इसमें देखें क्या कोई आपके पास नॉन करंट एसेट है? रिपेयर टू मशीन डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है? एसेट कम हो रहा है ज्यादा, तो उसकी डेप्रिसिएशन कम होगी ज्यादा, डेप्रिसिएशन भी कम होगी तो एंट्री पास होगी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन। ये 5,000 है ना, तो 5 अगर 10% है, पेपर में जो रेट है वो ये इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि जिधर 10% तो हम वर्किंग में लेते हैं ताकि वो एक ही जीरो कम करनी होती है कैलकुलेशन के अंदर। ठीक होगी बात। अब एक सवाल फिर आगे लिखते हैं। अच्छा कोई लिख रहा हो तो बता दिया करे, थोड़ा वेट कर लिया जाएगा। हाँ जी, तीसरे नंबर पे सवाल लिखिए, कैश received from Mr. Salman rupees 35,000. Cash received from Mr. Salman rupees 35,000 credited to Salman account. हाँ जी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर सलमान रुपीज 35,000 क्रेडिटेड टू सलमा अकाउंट। हाँ जी, कौन इसको सही करवाएगा? अच्छा, जब सलमान से कैश लिया था आपने,
क्या? तो इसलिए तो गलती होती है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर सलमान। वो तो आप अकाउंटेंट है, आपके पास सामने ट्रांजैक्शन आ रही है कि जी कैश रिसीव किया 35,000 सलमान से, तो आपने किसको क्रेडिट कर दिया? सलमा अकाउंट को। हाँ जी, मैं क्या एंट्री पास किया। अच्छा, जब सलमान से कैश लिया था वो तो एंट्री बताए, करेक्ट एंट्री तो बताए। टू सलमान, क्रेडिट करना था सलमान को, कर किसको दिया? सलमा को। अब सलमा का क्या करोगे? उसको कर दो डेबिट, क्योंकि उसको तो एवं क्रेडिट कर दिया है, और जिसको क्रेडिट करना था उसको कर दे क्रेडिट। तो क्या एंट्री होगी? मिस्टर सलमान, मिस सलमा, सलमा डेबिट कर देंगे 35,000 से, और सलमान अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे। ठीक होगी बात? चलें, नेक्स्ट नंबर 4, एक इंटरेस्टिंग एंट्री बताने लगा हूं, देखते हैं वो आपसे होती है या नहीं। कैश पेड टू मिस्टर खान ₹2,500 debited to Mr. Khan account. Cash paid to Mr. Khan ₹2,500 debited to Mr. Khan account. हाँ जी। अच्छा, जब मिस्टर खान को पैसे दो तो एंट्री क्या पास करते हैं? तो मिस्टर खान को क्या करना होता है? डेबिट। और किया क्या हुआ है? तो इसका मतलब है ये करेक्ट एंट्री है, हमने इसकी कोई रेक्टिफिकेशन, लेकिन हम इतने जीनियस होते हैं सही एंट्री को भी रेक्टिफाई करके आते हैं पेपर। ऐसा हुआ है पेपर में, सही एंट्री को भी हम रेक्टिफाई कर लेते होते हैं। 5वें नंबर पर कैश received from Miss Neely ₹250 debited to Miss Neely. हाँ जी, पहले इसकी एंट्री बनाओ, मुझे यकीन है कि 90% लोग इसकी गलत एंट्री पास कर। एंट्री बता, डबल अमाउंट ना बता। हाँ, तेरे अंदर नंबर नहीं कम होते, वरना मैंने सुराग लगवा ही लेना है असल मसले का। मैंने कहा ना 2.5 महीने पेंडिंग कर दो सारे मसाइल, ठीक है? फिर ये ना कहना कि पता नहीं बाद में 2.5 महीने में कुछ मिलता भी है वापस या नहीं। मिल जाएगा, जो तेरा है वो तेरा है। हाँ शाली, मिस नीली को क्रेडिट कर दिया, कितने से? डबल से करेंगे, 500 से कर दिया क्रेडिट। डेबिट किसे करेंगे? एक दफा कैश करेंगे, फिर अब सुने सारे मिलके, वो दोबारा 1 मिनट जागने वाला आ गया। सबसे जो मुश्किल रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर लगता है ना, वो इस वजह से लगता है कि सही बात का पता नहीं होता। हर बंदा समझता है कि जो हमने पहले नहीं लिखा था रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री और रेक्टिफाइंग एंट्री, उससे हल करने की कोशिश करता है जिससे मसला खराब होता है।
याद रखें गलती दो टाइप की होती है, एक कि आपने जर्नल एंट्री पास करते वक्त गलती कर दी। अब मुझे बताएं अगर मैं ये एंट्री करता तो करेक्ट एंट्री क्या होनी थी? करेक्ट एंट्री कैश को डेबिट करना था और नीली को करना था क्रेडिट 250 रुपए से। डन। उसके बाद बनने थे लेजर, एक लेजर बनना था कैश का, एक लेजर बनना था नीली का। ठीक है, अब कैश में कैसे एंट्री पास करेंगे नीरव? कैश अकाउंट के अंदर इस जर्नल एंट्री से कैसे लेकर आते? कैश डेबिट हो रहा है तो किस साइड पर लिखूं? डेबिट साइड पर ही लिखेंगे और नीली के नाम से लिखेंगे। और नीली के अकाउंट में क्या करेंगे? 250 से क्रेडिट कर देंगे कैश के नाम से। गलती यही की है, गलती ये हुई है, करना था क्रेडिट, क्या लिखा हुआ है? डेबिटेड टू मिस नीली अकाउंट। अब मैं आपको इसकी जड़ बताने लगा हूं जनाब, यहां पर गलती हुई नहीं है, जर्नल एंट्री आपकी बिल्कुल पाक साफ है। ठीक है, जब आपने जर्नल एंट्री से वैल्यू उठाकर लेजर में लिखने लगे थे तो वहां पर जल्दी में नीली पीली हो गया, मतलब लिखना था क्रेडिट साइड पर, लेख किस पर दिया? डेबिट साइड पर। अब इधर जरा वापस आओ, यहां से जब लेजर क्लोज होंगे तो लिखो ना, अभी बाद में लिख लेना ठहर के, यहां से जब लेजर क्लोज होंगे तो कैरी डाउन फाइंड होंगे, वो कैरी डाउन जाएंगे ट्रायल बैलेंस के। ट्रायल बैलेंस गलत हो गया, क्या कैश की वजह से गलत हुआ? इसका मतलब कैश बिल्कुल ठीक है। जब वो कहता है ना फला अकाउंट की गलती है, तो याद रखें दूसरा अकाउंट ना खराब कर देना उसको ठीक करने के चक्करों में। अगर आपने रेक्टिफाइंग एंट्री पास की, जैसे बहुत सारे लोग कर देते पास कि चलो जी नीली अकाउंट को करना था क्रेडिट, कर दिया डेबिट, एक ही अकाउंट डेबिट की बजाय क्रेडिट या क्रेडिट की बजाय डेबिट कर दिया जाए तो वो डबल अमाउंट से ठीक होता है। ये हमने बीआरएस के अंदर भी पढ़ा हुआ है। एक ही अकाउंट, वही अकाउंट डेबिट करना था क्रेडिट कर दो, या क्रेडिट करना था डेबिट। जैसे नीली को क्या करना था? क्रेडिट, और आपने कर दिया डेबिट। एक तो उसको सही करने के लिए रिवर्स करते हैं और एक पूरी यानी जो उसको रेक्टिफाई किया जाता है। अब इसका मतलब है मेरी रेक्टिफिकेशन के अंदर कैश का नाम नहीं आना चाहिए। अगर रेक्टिफिकेशन के अंदर कैश आ गया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है ही ठीक उसको दोबारा क्यों ठीक करें? दोबारा सुने, अगर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर गलती हो ना तो पूरी एंट्री गलत है, पूरी एंट्री साफ सुथरी करें, क्योंकि आपने जनरल एंट्री गलत पास कर दी। लेकिन अगर वो कहे ना डेटर अकाउंट गलत किया है, सेल अकाउंट गलत किया है, रेंट अकाउंट गलत किया है, तो गलती सिर्फ उस अकाउंट की होगी, उसकी जो अपोजिट डबल एंट्री आ रही है ना वो डबल एंट्री ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नीली अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं 500 से, ठीक है। अब डेबिट करना था कैश, कैश तो ठीक है। तो अगर आपको दूसरी साइड ना मिल रही हो तो आपने एक अकाउंट का लिखना है, वो होता है सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखना होता है उसका नाम? सस्पेंस अकाउंट। याद रखें आपने अपनी गलती ठीक कर ली, डेबिट क्रेडिट जो करना था कर दिया, उसके बाद भी डेबिट क्रेडिट आपस में मैच नहीं हो रहा तो डिफरेंस किस नाम से आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट के नाम से। ठीक होगी बात? आगे इसको थोड़ा मजीद इलेबोरेशन बाद में करेंगे, अभी सिर्फ एक एंट्री। ये बात थोड़ी सी समझ लगी? अब अगली एंट्री लिखना है तो आप नोट कर लो, इसको अगर आपने नोट करना है तो कर लो। ये ऐसी एंट्री में लेजर का आंसर नहीं, एंट्री तो सिर्फ ये पास करनी है आपने, जवाब सिर्फ ये है, बाकी सारी तो कहानी है सिंपल। आपको पता चला उसने कहा जी डेबिट टू नीली अकाउंट, हमने कहा अच्छा नीली को डेबिट करना था, हमने कहा नहीं उसको तो क्रेडिट करना था। अब एक चीज क्रेडिट करनी थी उसको डेबिट कर दी, तो एक उसको क्रेडिट करेंगे तो वो इफेक्ट कैंसिल होगा, और दूसरा जो ओरिजिनली क्रेडिट करना भी था वो भी तो करेंगे, दो दफा क्रेडिट करेंगे, एक एरर खत्म करने के लिए, एक सही लिखने के लिए।
इसलिए वो डबल अमाउंट होता है जी। जो रॉन्ग एंट्री पहले पास की होती है उसमें डेबिट तो नहीं, क्या होगा, किसी की तो क्रेडिट से तो किया होगा। हाँ ये चीज मैंने आपको क्या कहा, अगर गलती यहां पर होती, ये उसने डेबिट कार्ड पूरा कर लिया, ओके, अब यहां से कहां कहां जाना था, एक कैश में और एक नीली में। कैश में ठीक चले गए, नीली में गलत साइड में लिख दिया। अब गलती सिर्फ एक अकाउंट की रह गई, डेबिट क्रेडिट तो पूरा है, यहां पर गलती हुई नहीं। गलती कहां पर हुई है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सबसे मुश्किल तरीन टॉपिक समझा जाता है सिर्फ इसी वजह से। लोग समझते हैं, जैसे आपका सवाल बिल्कुल यही समझते हैं कि अच्छा उसने गलती जो डेबिट या क्रेडिट साइड पर की है तो दूसरी साइड पर भी कुछ किया होगा। अगर यहां पर गलती हो तो आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, गलती यहां पर थी नहीं। गलती देखें, जनरल एंट्री पास करते वक्त भी हो सकती है, फिर वहां से पोस्टिंग करते वक्त हो सकती है, ट्रायल बैलेंस, कभी कभी लेजर भी ठीक करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखते वक्त गलत लिख बैठते हैं। एक दफा पेपर में सवाल आ गया कि जब हमने ट्रायल बैलेंस भी ठीक है, ट्रायल बैलेंस से जब एसओसीआई बनाया तो परचेज रिटर्न को से रिटर्न की जगह लिख दिया, से रिटर्न को परचेज रिटर्न की जगह लिख दिया। अब देखें जनरल एंट्री भी ठीक, लेजर भी ठीक, ट्रायल बैलेंस भी ठीक, और गलती कहां पर हो रही है, वहां से आगे फर्दर ट्रांसफर कर। याद रखें जर्नल एंट्री तब रेक्टिफाइंग तब एंट्री पास करनी है जब तक ट्रायल बैलेंस की हद तक एरर रहे। ट्रायल बैलेंस से आगे एरर चला गया ना, पीछे ठीक है, तो उसको सही कैसे करेंगे, वो एक और तरीका, वो नेट प्रॉफिट ठीक होता है बस, फिर उसकी एंट्री पास, क्योंकि एंट्री तो ठीक है। तो ये देखना है एंट्री जनरल एंट्री में, गलती जनरल एंट्री में है, लेजर में है, ट्रायल बैलेंस में। अगर गलती ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री के अंदर है तो आप सबको अच्छी समझ लग जाती है। फिर यहां पर गलती कहां पर आ रही है, अकाउंट के अंदर। तो अकाउंट का मतलब क्या है, गलती है लेजर के अंदर, वो सिंगल गलती भी हो सकती है। जैसे यहां पर कैश में तो आपने ठीक लिखा, दूसरी जगह यहां पर आपसे काम था। अगला सवाल लिखिए, आप ठीक हो जाए अपना कैलकुलेटर, कैलकुलेटर वाली में वैल्यू नहीं लिखवाता, बस दिमागी वैल्यू लिखवाता। देखते हैं जरा कौन पहुंच पाता है। कैश पेड टू मिस्टर ए ₹300, कैश पेड टू मिस्टर ए ₹300, बट debited to his account ₹30। कैश पे किया मिस्टर ए को 300 रुपया, बट डेबिटेड टू हिज अकाउंट। हिज अकाउंट का मतलब क्या है, जनरल एंट्री में गलती है, लेजर में गलती है, लेजर में गलती है। इसका मतलब है मिस्टर ए के अकाउंट में मसला है, वो जो कैश है ना उसमें कोई मसला नहीं है। करो जरा गलती ठीक, ए के अकाउंट को ठीक करो जरा, एक दफा लिख लो, गलत लिख दोगे ना, काट के सही लिख लेना, एक दफा अपनी एंट्री लिखो सारा सारे। कैश पे किया मिस्टर ए को 300 रुपए, बट डेबिटेड टू हिज अकाउंट ₹30। एंट्री बताओ, एंट्री मिस्टर ए डेबिट, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि गलती सिर्फ एक ही अकाउंट की है, तो ये ना दूसरी साइड पर कैश लिख देना, कैश का तो आपका लेजर ठीक होगा। तो मसला वही, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको करके बताऊं तो एंट्री ओरिजिनल क्या एंट्री थी, मिस्टर ए टू 300 से, यहां पर ऐसा ही है, ठीक है। अब आगे बनना था कैश और मिस्टर ए, यहां के जब कैश बना तो कैश क्रेडिट हो गया मिस्टर ए के नाम से 300 से, और इसने डेबिट होना था 300 से, तो हमने कितने से कर दिया, कम डेबिट किया, कम डेबिट किया। तो क्या करें, जितना कम डेबिट किया है उतना मजीद डेबिट कर दे, अगर ज्यादा डेबिट किया होता तो उल्टा कर देते, कम डेबिट किया है तो उधर ही। तो कितने से कम डेबिट किया मिस्टर ए को, 270 से, और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 200। अगर ये आपको सही तरह समझ लगती जा रही है तो इसका मतलब हम ठीक ट्रैक पे जा रहे हैं। जिसको दरमियान में नींद आ जाए बता देना,
ठीक है, अगर ये 30 की जगह 3000 है तो हाँ 3000 आता तो 250 से हम मिस्टर ए को कर देंगे क्रेडिट और सस्पेंस अकाउंट को कर देंगे। अगर वो कहता है ओरिजिनल एंट्री ही गलत पास कर दिया, फिर कैश और दोनों 270 से कम। जब वो कहता है ना कैश अकाउंट या डेटर अकाउंट या क्रेडिटर अकाउंट, तो फिर बस इसी एक बात ने आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ठीक करवा देना है, क्योंकि लोग लेजर वाली साइड पे नहीं जाते, वो रॉन्ग एंट्री करेक्ट एंट्री में फंस जाते हैं, इस वजह से उन्हें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का टॉपिक ही मुश्किल लगता है। चलो एक सवाल लिखो फिर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर सी ₹36, cash received from Mr. C ₹36, debited to Mr. C account ₹63। हाँ जी, एंट्री पास करके बोलना है आपने, बल्कि मैंने खुद पूछना है, आपने नहीं बोलना। एंट्री अपनी सही पास कर ले। हाँ जी पूछे। हाँ सबीर, नहीं अभी तक। अफनान, चले रानिया, वो कसाइयों वाली छुट्टियां पड़ी है ना घर में। Suspense account Mr. C 160. फातिमा आपकी क्या है? सस्पेंस टू मिस्टर सी 99 से। ये कितने लोगों को ये यही एंट्री है और कितने लोगों की नहीं है? कोई और एंट्री है, हो सकता है वो ठीक हो। अभी क्या है? बता दे। मिस्टर सी को डेबिट किया है, क्रेडिट किया कितने से? 99 से किया। देखिए मिस्टर सी से कैश रिसीव किया। अब सुने तसल्ली से, देखिए ना आप, मैंने अब एक बात, ये आपका प्रोफेशन को टाइम दोगे तो इज्जत है। प्रोफेशन के अलावा तो कुछ होता ही नहीं ना, ये इंसान का पेशा होता है, उसी को टाइम देने से इज्जत है। या तो फिर वो कहते हैं जो हर फन मौला जो होता है, वो फिर आप थोड़ा काम साहब आपको आता हो तो, लेकिन एक चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। प्रोफेशनल बंदा वही तो जो अपने काम को टाइम दे। अब कैश रिसीट फ्रॉम मिस्टर सी, हमने सोचा जब मिस्टर सी से कैश लेते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं? कैश डेबिट मिस्टर सी क्रेडिट, यही एंट्री है। इसका मतलब है मिस्टर सी पर फोकस करो आप, कैश तो गलत है ही नहीं। मिस्टर सी क्रेडिट करना था 36 से, मिस्टर सी क्रेडिट करना था 36 से, डेबिट कर दिया 63 से। डेबिट कर क्रेडिट करना था 36 से, डेबिट कर दिया 63 से, गलत डेबिट किया। जो गलत डेबिट किया 63 से उसको भी क्रेडिट करेंगे, और 36 से जो क्रेडिट करना था वो भी करेंगे। लास्ट टाइम सेम अमाउंट थी इसलिए हमने डबल कर दिया था, उसमें भी किया प्लस ही था, लेकिन सेम अमाउंट थी इसलिए हमने डबल किया। इसमें अमाउंट डिफरेंट थी तो इसलिए देखिए 63 से डेबिट कर दिया, डेबिट तो करना ही नहीं था। एक तो ये क्रेडिट करेंगे, और जो क्रेडिट करना था 36 से वो भी क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री पास होगी। मिस्टर सी भाई साहब हो जाएगा 99 से क्रेडिट, और सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा 99 से डेबिट। ठीक होगी बात?
ये टाइम इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया, जितने लेट स्टार्ट किया है। अच्छा टेस्ट वापस हो गया, मैं तो अभी वार्म अप हो रहा था, मैंने कहा चल एक तो एंट्री करनी बनती है, फिर अब पता नहीं चला मुझे। देखें जरा, देखो ना, टेस्ट लाजमी शौक से दिया करो, उर्दू वाले शौक से, इंग्लिश वाले शौक से नहीं, तो ताकि वो हमारा टाइम जो पेपर देते वक्त या डिस्कस करते वक्त लगता है ना, वो हमारे टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है, वो जाया हो जाती है। आप ना थोड़ा सा, मैंने वही कहा ना, प्रोफेशन इसको बनाओ अपना, और बहुत पूरे जोश और जज्बे के साथ और इस चैलेंज के साथ कि इसकी दफा ना सबसे ज्यादा नंबर मैंने ही हासिल करना, और आपको डबल अप्रोच, डबल मेहनत से काम किया करो, और परेशान ना हुआ करो कि अगर नंबर कम आ जाते हैं, अगर आपने मेहनत की है नंबर कम आ गया तो कोई परेशानी की बात नहीं, ये इंप्रूवमेंट होती है। हाँ माशाल्लाह, अगर आपने मेहनत ही नहीं की या आपने पढ़ा ही नहीं, तो फिर नंबर ज्यादा आ जाए तो परेशानी की बात होनी चाहिए कि ये कैसे आ, ठीक है। अच्छा अब सवाल ये है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर बबलू रुपीज 1200 which was write off last year credited to Mr. Bablu रुपीज 1200। हाँ जी, आज के दिन की ये लास्ट है। Cash received from Mr. Bablu rupees 1200 which was write off last year credited to Mr. Bablu rupees 1200। हाँ हमजा, चलो अब 1 मिनट सोच लें और हो गया। सबा कर लिया या अभी कर रहे? हुसैमा, नबीहा, जैनब सज्जाद, हाँ सर, मिस्टर बबलू टू बैड डेट्स, वो एक ही बात है, बैड मिस्टर बबलू टू बैड डेट्स 1200। आशिफ, हाँ सबूर, कैश टू बबलू, ये रेक्टिफाइंग एंट्री बता रहे हो? हाँ जी, कोई देर कैश रिसीव किया बबलू से, अगर यहां तक होता ना तो एंट्री होती कैश टू बबलू, लेकिन विच वाज राइट ऑफ लास्ट ईयर, ये तो बैड डेट्स रिकवर्ड है, और बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री आती है कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड, कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड या बैड डेट्स, ठीक है। तो क्रेडिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड को कर रहे हो, लेकिन उस जालिम ने क्या किया, क्रेडिट टू बबलू, क्रेडिट करना किसको था, बैड डेट्स को, और उसने किसको किया हुआ है, बबलू को। नो डाउट अगर ये पहली दफा कैश मिल रहा होता ना तो फिर क्रेडिट करना था बबलू, तो अब इसका मतलब है बबलू को गलत क्रेडिट किया हुआ है, तो इस बेचारे को कर दो डेबिट और बैड डेट्स रिकवर्ड कर दो क्रेडिट। इसकी इस एंट्री की नहीं समझ लगी, चलो हम वो एंट्री उस तरह से कर लेते हैं, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइंग एंट्री। करेक्ट एंट्री क्या होती है बैड डेट्स रिकवर्ड की,
कैश टू बैड डेट्स, उसने कर दिया कैश टू बबलू, उसने इसको क्रेडिट किया ना। अब कैश को डेबिट करना था, किया हुआ है, बैड डेट्स को क्रेडिट करना था, नहीं किया हुआ, और उसने किसको क्रेडिट कर दिया है, बबलू को, तो बबलू को कर दो डेबिट क्योंकि वो गलत है, और कैश को कर, बैड डेट्स रिकवर्ड को कर दो, ठीक होगी बात। अच्छा, इसके कुछ क्वेश्चन की असाइनमेंट मैं आपको शेयर करूंगा, आपने उसकी ना पहली 20 ट्रांजैक्शन को ना ऐसे रेक्टिफाई करके, जनरल एंट्रीज है 20 जनरल एंट्रीज, उनको रेक्टिफाई करके आ, ठीक है। अगर मुझे वो असाइनमेंट मिल गई, ना मिल गई तो फिर मुझे करना, इसी को दोबारा थोड़ा रिवाइज कर देना। अब ये ना दुआएं शुरू कर देना कि ना मिल